नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन पर बड़ी खबर। आज से सभी के लिए मुफ्त होगा कोरोना का वैक्सीनेशन। कोविन पर पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी भी नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण का अगला चरण 21 जून से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 18 साल से ऊपर वालों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाएगी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को ऐलान किया था कि राज्यों को टीका निर्माता कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। केंद्र 75% वैक्सीन की खरीदारी करेगा और उसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगा। दोस्तों भारत में पहला टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चला था। इस दौरान केंद्र सरकार की नीति यह रही कि उसने टीका निर्माताओं से 100% वैक्सीन की खरीद की और उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दिया। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ऊपर वालों को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद 1 मई से केंद्र ने उदारीकृत नीति को लागू किया, जिसके अंतर्गत केंद्र टीका निर्माताओं से 50% वैक्सीन की खरीदारी करेगी, जबकि बाकी के 50% की खरीदारी राज्य और निजी अस्पतालों ने प्रत्यक्ष रूप से निर्माताओं से की। वैक्सीन खरीद की नीति में बदलाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि काफी राज्यों ने अब कहा है कि उन्हें धन जुटाने, वैक्सीन की खरीद और उसके संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। यह भी गौर किया गया है कि छोटे और दूरदराज के निजी अस्पतालों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस वजह से अब केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कुंभ मेले में कोविड जांच में हुए फर्जीवाड़े पर बोले बाबा रामदेव, यह मेडिकल टेररिज्म, दोषियों को मिले सजा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान हुए कथित कोरोना टेस्ट के घोटाले को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने इसे मेडिकल टेररिज्म करार दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य था। हालांकि बाद में यह सामने आया था कि 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी थे। आज तक से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कथित कोविड घोटाले पर कहा, जिसने भी गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए और दोबारा इस तरह की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह मेडिकल टेररिज्म है। रामदेव ने कहा कि जब मैंने पहली बार मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था तो लोगों ने कहा कि यह क्या कह रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल है उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उन्होंने मानवता को शर्मसार किया है और ऐसे में उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले ही बौखलाया पाकिस्तान, भारत को दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा। उधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्यवाही के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कदम का पूरी तरह से विरोध किया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का फैसला लेता है जो क्षेत्र की जनसंख्यांकिकी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाले हों। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूएई में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, 23 जून से शुरू होंगी फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में काम करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों दुबई की कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने 23 जून से भारत से फ्लाइट को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। दुबई की आपदा प्रबंधन कमेटी ने कोरोना वैक्सीन लगवा चुके भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के लोगों को यूएई में अपने घर आने की अनुमति दे दी है। अमीरात एयरलाइंस ने ट्वीट कर कहा कि वह भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के यात्रियों को अनुमति दिए जाने के फैसले का स्वागत करती है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 23 जून से पैसेंजर फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है।
दोस्तों इसमें खास बात यह है कि उन्हीं भारतीयों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में स्वीकृत कोरोना टीका को लगवाया है। भारतीय नागरिकों को अपनी फ्लाइट से 48 घंटे के अंदर लिए गए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना भी जरूरी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। जी हां दोस्तों, चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगातार कहा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो देश जल्द ही इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। वहीं देश में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आपने बचपन में पढ़ा होगा। दोस्तों ये ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने के लिए कई देशों की सरकारें कतरा रही है। इसी बीच भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के फायदे से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है राज्य का दर्जा, 24 जून को ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आगामी बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत के दौरान राज्य के दर्जे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर पर 2 महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को भी दिल्ली में हुई थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कई महीने से काम कर रहे थे। इस बात की जानकारी न्यूज 18 को आधिकारिक सूत्रों से मिली है। दोस्तों मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द दिया जा सकता है। पूर्व में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वादा भी किया गया था। हालांकि क्षेत्र के विशेष दर्जे को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटी में कई नेताओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। धीरे धीरे प्रशासन ने सभी प्रतिबंध हटा लिए और हिरासत में लिए गए नेताओं को भी छोड़ दिया। अब दोस्तों फिर से राजनीति गरमा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनलॉक 4 दिल्ली में बार रेस्टोरेंट खोलने की मिली इजाजत, रात 10 बजे तक लोग कर सकेंगे एंजॉय। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही दिल्ली पुराने रूप में लौटने लगी है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 के तहत अब बार और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली में सोमवार यानी कि 21 जून से बार और रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत दी गई। दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक अब राजधानी में 50% क्षमता के साथ ये दोनों खोले जा सकेंगे। हालांकि दोनों के खुलने और बंद होने का समय अलग रहेगा। सरकार के मुताबिक बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। सरकार के मुताबिक ये सारी रिलैक्सेशन 28 जून तक के लिए है। इसके बाद हालात का आकलन करके आगे का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब्स और आउटडोर योगा गतिविधियों को भी आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए आईटी नियमों पर भारत की 2 टूक। भारत ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की वजह से कानून बनाया, हमारा मकसद आम यूजर्स को मजबूत बनाना है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ किया है कि नए आईटी नियम सोशल मीडिया के आम यूजर्स को ताकत देने के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। सरकार ने इन्हें 2018 में सिविल सोसाइटी और दूसरे पक्षों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही अंतिम रूप दिया है। आईटी मिनिस्ट्री ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 3 एक्सपर्ट्स ने 11 जून को भारत सरकार को पत्र लिखकर नए आईटी नियमों पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि भारत में लागू किए गए नए आईटी नियम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के हिसाब से नहीं है, ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 तैयार किए हैं। इसे 25 फरवरी 2021 को नोटिफाइड किया गया है। 26 मई से नियम लागू हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना सरकार ने जारी किए निर्देश, 1 जुलाई से खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच धीरे धीरे सभी राज्य अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना के कहर से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को खोलने का समय आ गया है। इसी क्रम में तेलंगाना में भी आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। साथ ही सरकार ने स्कूल कॉलेजों को दोबारा से खोलने का भी फैसला लिया है।
तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आने के बाद राज्य में लॉकडाउन हटाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में पिछले 1 महीने से महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन लागू था। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में फिलहाल क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,82,46,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 38,61,000 को पार कर गई है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली आदि देशों का नाम आता है। यह तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,98,81,000 से ज़्यादा महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,86,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा आदि प्रमुख हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या जमीन विवाद पर संजय सिंह बोले 7 दिन हो गए, न जांच शुरू हुई न ही मुझ पर मानहानि का केस हुआ। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अब अयोध्या में एक और जमीन की खरीद में चंदा चोरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि इस खुलासे को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन न ही अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू हुई है और न ही मुझ पर मानहानि का मुकदमा हुआ है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि 7 दिनों से इन लोगों के बैंक अकाउंट सीज क्यों नहीं हुए, अभी तक मामले की जांच शुरू क्यों नहीं हुई। रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। सारे लोग जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति का आरोप लगा रही है। इस मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों द्वारा चंदा चोरी और ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 सालों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा है। करोड़ों राम भक्तों ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया, अपना पेट काटकर चंदा दिया, बहनों ने अपने गहने बेचकर चंदा दिया। अब अगर मंदिर नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चंदा चोरी की वजह से। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में पहुंचा मानसून, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश, उत्तराखंड में रोड हुई क्षतिग्रस्त। जी हां दोस्तों, देश में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही कई राज्यों में बारिश शुरू हो गई है। इसमें गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि शामिल है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिससे वहां की कई नदियां उफान पर है। शनिवार को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ के ऊपर मुरादाबाद तक में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ ही देर में अलीगढ़, कासगंज समेत कई सारे शहरों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी मानसून आगे बढ़ गया है। इसके चलते कई हिस्सों में बारिश हो रही है। भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व बाड़मेर जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं दोस्तों भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, छात्रों को प्रमोट करने के फार्मूले को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक अहम फैसला लेते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद छात्रों को प्रमोट करने और परिणाम घोषित करने के फार्मूले को मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कुल 29 श्रेणियों के अलग अलग फार्मूले तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग हाई स्कूल
के 50% और कक्षा के अर्धवार्षिक के 40% और प्री बोर्ड के 10% मार्क्स को आधार बनाकर रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। हाई स्कूल के लिए कक्षा 9 के 50% और अर्धवार्षिक परीक्षा के 50% अंक को आधार बनाकर रिजल्ट घोषित होगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि जो भी छात्र इससे संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में परीक्षा देकर सुधार कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट में 23% गिरावट से संपत्ति में अंबानी से 1.25 लाख करोड़ पीछे हुए अडानी एशियाई अमीरों की लिस्ट में भी एक पायदान फिसले। जी हां दोस्तों, बीते हफ्ते शेयर बाजार में सपाट कारोबार हुआ। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में 0.75% तक की मामूली गिरावट रही, लेकिन इन 5 कारोबारी दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों ने हलचल मचा दी। इनमें पूरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। इनमें कुछ शेयर तो 25% तक गिरे। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गई। दोस्तों, नतीजा यह हुआ कि गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। पिछले महीने 21 मई को वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। उस समय अडानी और अंबानी की नेटवर्थ का अंतर 75,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 14 से 18 जून के बीच अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट की नतीजा यह रहा कि यह फासला बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, 9,000 रुपए तक गिर गए हैं भाव। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास यह अच्छा मौका है। मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स में गोल्ड गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यहां पर सोने में अगस्त की फ्यूचर ट्रेड 158 रुपए की गिरावट के साथ 46,800 रुपए के स्तर पर बंद हुई। वहीं दोस्तों चांदी की जुलाई की फ्यूचर ट्रेंड 19 रुपए की गिरावट के साथ 67,580 रुपए के स्तर पर बंद हुई है। दोस्तों अभी भी रिकॉर्ड हाई से 9,000 रुपए तक यह सस्ता चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, जान लीजिए क्या है ताजा दाम। दोस्तों पेट्रोल डीजल का बाजार आज फिर गर्म हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि दोस्तों कच्चे तेल के बाजार में बीते सप्ताह बुधवार और गुरुवार को नरमी देखी गई थी। दिल्ली बाजार में रविवार को पेट्रोल बढ़कर 97.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। दोस्तों देश के बहुत सारे ऐसे राज्य और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल 108 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि डीजल 100 रुपए को पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में मिले 11 करोड़ साल पुराने अंतिम डायनासोरों के पद चिन्ह, वैज्ञानिक बोले ये एक महत्वपूर्ण खोज। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कैंट की धरती पर 11 करोड़ साल पहले के आखिरी डायनासोरों के कम से कम 6 विभिन्न प्रजातियों के पैरों के निशान मिले हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने एक नई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया। हेस्टिंग म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी के एक क्यूरेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के एक वैज्ञानिक ने ऐसे पद चिन्ह की खोज की है जो ब्रिटेन में आखिरी डायनासोरों के हैं। ये पद चिन्ह केंट के फोकस्टोन में तटीय क्षेत्र और चट्टानों पर मिले हैं। यहाँ तूफानी परिस्थितियों के कारण चट्टानों और तटीय जलीय क्षेत्र के प्रभावित होने से लगातार नए जीवाश्मों का पता चलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में पुराजैविकी के प्रोफेसर डेविड मार्टिन ने कहा कि यह पहली बार है जब फोकस्टोन फॉर्मेशन नामक चट्टानी सतह पर पैरों के ये निशान मिले हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि ये डायनासोर विलुप्त होने से पहले देश में आखिरी रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए के बाद अब टीए को लेकर आया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि डीए क्लेम सबमिशन की अब समय को 60 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार को कई सरकारी विभाग इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों से कई आवेदन मिले थे। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी जटिल होता है। इसके लिए अलाउंस सबमिशन का समय 60 दिन बहुत कम था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योग दिवस पर सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह 7वें योग दिवस कार्यक्रम को आज सुबह 6:30 बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कल 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का विषय योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। आज सुबह करीब 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की अब तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ल्ड में पहले नंबर की टेस्ट टीम कौन सी है? जी हां दोस्तों, वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर की टेस्ट टीम कौन सी है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस टीम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। और दोस्तों अगर आप किसी विशेष न्यूज को सुनना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और मशवरा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आने वाले समय में हम आपके पसंद की न्यूज़ें भी आपको बताएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।